quickly I am recalling what we did yesterday. Supply means quantity of a commodity offered by a seller for sale in a given market at a given price and at a given point of time. Whatever he offers for sale, that is called supply. Okay. Then we got introduced with one other topic, that was stock and supply. So stock means all the material which is lying with the seller in his godown or in his storehouse, warehouse, whatever we can call. So total amount lying with the seller is called, which is kept at the back, that is called stock. Out of that stock, the part which is brought forward for sale, which is displayed for sale for the customers, then that part is known as supply. So stock is a wider term and supply is just a part of that. Okay. So supply can never be more than stock. Stock is always more than supply, but supply can never exceed stock. वो एक उसका एक छोटा सा पार्ट ही है. ठीक है. उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे various factors are there. तो सप्लाई भी डिमांड की तरह, इट इज ऑफ टू टाइप्स. इंडिविजुअल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मेड बाय ए सेलर at a given point of time at given price, that is called individual supply. या मतलब सिंपली हमने पर्सन को देखना है या फर्म को देखना है. सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मेड बाय ए सिंगल सेलर या मेड बाय एन इंडिविजुअल सेलर या फर्म या फैक्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई. ऑन दी अदर साइड मार्केट में एक सेलर नहीं होता है, मेनी सेलर्स आर देयर, बहुत सारे लोग उस चीज को बेच रहे होते हैं, तो देन उसी को ऐड कर देंगे, कहेंगे मार्केट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मेड बाय ऑल द सेलर्स या ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. सारे जितने भी दुकानदार हैं, सेलर्स हैं, जो वो उस चीज को बेच रहे हैं, इकट्ठा कर दे, ऐड कर दे, तो दैट इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई. उसके बाद स्टार्ट किए थे वेरियस फैक्टर्स आर देयर. तो फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअली किसी भी सेलर को, सप्लाई को, दैट इज प्राइस. हायर द प्राइस मोर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लेसर विल बी द सप्लाई. पॉजिटिव रिलेशन. सेकंड था जो रिलेटेड गुड्स हैं, उसमें पहले लेने हमने सब्स्टिट्यूट गुड. तो सेलर्स टेंडेंसी विल बी टू सेल मोर ऑफ दैट कमोडिटी विच इज हैविंग मोर प्राइस, या that substitute will be sold more which is having more price, and that substitute will be kept at the back, या that will not get encouraged जिसका प्राइस कम है. जिसका ज्यादा है that वाला जो substitute है that will be offered more for sale. उसके बाद jointly produced goods, उनकी सप्लाई इकट्ठी बढ़ती है. एक चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो सेकंड की भी बढ़ेगी, अगर एक की कम होगी तो सेकंड प्रोडक्ट की भी कम होगी, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे ही पैदा होती है. और नॉर्मली वो नेचुरल जो प्लांट से हो या कोई भी नेचुरल मिनरल्स टाइप हो, इस तरह की चीजें होती हैं. वो इस करके, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती है उसमें तो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी चॉइस चल जाएगी, हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कितना बनाना है, उसमें तो एक ह्यूमन ऑर्डर डिसाइड करता है. बट जो नेचुरल चीजें होती है उसमें ह्यूमन ऑर्डर कोई नहीं चलता, नेचर का ही है. तो जो नेचर के तरीके से पेड़ बड़ा होता है तो फल भी लगेंगे, पत्ते भी लगेंगे. ये तो नहीं कह सकते कि लीव्स नहीं है और फल ही फल लग जाए, मतलब वो कुदरती अपने आप ही होता है. ठीक है. तो नॉर्मली जो जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो इस तरह की मिनरल्स होते हैं ज्यादातर, यहाँ जो ये फॉरेस्ट्री टाइप के जो पेड़ पौधे टाइप का इस तरह का होता है, मतलब प्लांट्स एग्रीकल्चर टाइप का. उसके बाद नेक्स्ट क्या था, गोल ऑफ द फर्म अगर है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर, उस तरह से अपनी सप्लाई को ज्यादा रखेगा. अगर उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो ही विल प्रोड्यूस लेस एंड ही विल ट्राई टू सेल दैट लेस प्रोडक्शन एट हाई प्राइस. उसी को ज्यादा कीमत पे बेच के कमाएगा वो पैसे, बट ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा. तो गोल किसने क्या रखना है, देयर इज नो कंपल्शन फॉर एनीवन, जिसको जो ठीक लगे, बिकॉज एवरीवन इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, जिसका जो मन करता है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है. देन अनदर वाज आउटडेटेड वो चेंज इन टेक्नोलॉजी. अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो देयर विल बी लेस प्रोडक्शन लेस सप्लाई. अगर लेटेस्ट एडवांस्ड मॉडर्न लेटेस्ट जिसको बोल सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ही फीचर्स होते हैं, तो उससे स्पीड ऑफ वर्क इंक्रीजेस, मोर प्रोडक्शन विल बी देयर, मोर सप्लाई विल बी देयर. एक और था फैक्टर इनपुट्स. अगर फैक्टर इनपुट्स हैं चीप, दे आर अवेलेबल एट लेस प्राइस, सस्ते मिल जाते हैं, तो देयर विल बी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, मोर सप्लाई. और अगर फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर एक्सपेंसिव, महंगा ही मिलता है सारा कुछ, रॉ मटेरियल लेबर सब कुछ महंगा मिलता है, तो देयर विल बी हाई कॉस्ट या मोर कॉस्ट विल बी देयर. एज ए रिजल्ट लेस प्रोडक्शन लेस सप्लाई विल बी देयर. यहाँ तक के पॉइंट्स है हमारे इंडिविजुअल वाले. ठीक है. अगर आपको ऊपर हेडिंग कोई नहीं, बस चलो अब तो ऑब्जेक्टिव ही आना है, पर चलो जब अगर सब्जेक्टिव भी आता है, अगर कोई हेडिंग नहीं दिया देन वी आर फ्री, कोई भी मिक्स करके लिख दे.
बट इफ हेडिंग इज गिवन कि इंडिविजुअल फैक्टर्स ही बताने हैं तो देन दीज वेरी आर टू बी गिवन. ठीक है, अब आगे है इंटरेस्टिंग मार्केट सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई. तो एज आई सेड, मार्केट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मेड बाय ऑल द फर्म्स या मेड बाय ऑल द सेलर्स या सप्लायर्स. 3 वर्ड यूज किए, फर्म्स या सेलर्स या सप्लायर्स. तो सारे दुकानदार जो बेचे एक चीज को, सबको ऐड कर दे मार्केट सप्लाई. अब कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में ओवरऑल अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट है नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स. प्रोड्यूसिंग वर्ड को छोड़ भी सकते हो, सीधा कर सकते हैं नंबर ऑफ फर्म्स. तो बताइए अपने आप सोच के, if number of firms in the market is less, there will be more supply or less supply? Less supply. If number of firms is more, तो more supply. पूरे फगवाड़ा में एक ही जेसीटी मिल जितना भी करेंगे उतनी ही प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, कपड़े की, टेक्सटाइल की. अगर ऐसी और सारी बहुत सारी मिल्स हो जाए यहाँ पे तो ज्यादा ही टेक्सटाइल बनेगा, ज्यादा ही कपड़ा बनाया जा सकेगा. तो सीधी सी बात है, थोड़ी फर्म्स है, इफ लेस नंबर ऑफ फर्म्स है तो थोड़ी प्रोडक्शन, मोर नंबर ऑफ फर्म्स है प्रोडक्शन करने वाली तो मोर सप्लाई विल बी देयर. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस. ये वही पॉइंट है जो जिसको हम पहले किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस. बात वही है, बट अब हमने सेलर के पॉइंट से सोचना है. इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यूचर प्राइस मे इंक्रीज, then what will be the attitude of the seller in present? आप दुकानदार है, आपको ये इंट्यूशन है या मार्केट की सिचुएशन देख के, जैसे भी हालात है ये देख के लगता है कि 1 मंथ के बाद प्राइसेस विल इंक्रीज, तो प्रेजेंट में आप क्या करेंगे? आप थोड़ा रोक देंगे, आप चीजों को विथड्रॉ कर लेंगे, सामने जो सजा के रखे उनको थोड़ा पीछे पीछे करेंगे, आप ज्यादा बेचने की एफर्ट नहीं होगी, बिकॉज यू आर गेटिंग ल्योर्ड बाय द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स. ल्योर्ड होता है अट्रैक्ट हो जाना, आपको उम्मीद हो रही है, उम्मीद जाग रही है कि मुझे फ्यूचर में फायदा होगा, अब क्यों सस्ते प्राइस पे क्यों बेचना, जब महंगा होगा तभी बेचेंगे. बट ऑन द अदर साइड, अगर इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ प्राइस में कम डाउन, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो प्रेजेंट वाला प्राइस ज्यादा है, तो देन सेलर वुड लाइक टू सेल मोर इन प्रेजेंट. समझ आ रही बेटे? जैसे कंज्यूमर वाले एंगल से किया, अब हमने बेचने वाले के एंगल से सोचना है. अगर लगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट में लेस सप्लाई विल बी मेड, कम कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, घटा दी जाएगी. अगर लगे फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो प्रेजेंट में फायदा हो रहा है, ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो प्रेजेंट में सप्लाई विल बी मेड मोर, उसको ज्यादा रख कर दिया जाएगा. ठीक है, मतलब ये इंट्यूशन कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, या जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट की सिचुएशंस को एनालाइज करके जब हम उसी काम में होते हैं इतने सालों से, तो थोड़ा अंदाजा हो जाता है. जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं number of students in 11th class that may increase next year also. अब ये कैसे पता चला? पिछले 2-3 सालों के एनालाइज करके, 3-4 सालों से एनालाइज करके हर बार बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल बढ़ेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही जो सेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो भी अपना इंट्यूशंस लगा लेते हैं. नेक्स्ट है, ये मार्केट सप्लाई है, मार्केट का है. मार्केट में ओवरऑल सारे, जैसे अभी दिवाली आ रही है, ये कोरोना बीमारी का भी प्रोग्राम ठीक हो रहा है, काबू में आ रहा है, इट इज गेटिंग अंडर कंट्रोल, वैक्सीनेशन भी हो रही है, सब कुछ मतलब एक नॉर्मल रूटीन में आ रहा है. तो सारे सेलर्स आर एक्सपेक्टिंग कि लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, लोगों के काम धंधे भी ठीक ठाक हो रहे हैं, पहले तो नौकरियां ही चली गई थी, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा लोग आएंगे. तो अब ये एनालिसिस है, मतलब इस तरह की इंट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है दिस टैक्सेस एंड सब्सिडीज. इसकी जगह कई बार पेपर में या कई बुक्स में लिखा होता है गवर्नमेंट पॉलिसी. तो टैक्स और सब्सिडी ऑलवेज इट इज प्रोवाइडेड बाय या इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, तो गवर्नमेंट पॉलिसी वर्ड भी हो सकता है इसकी जगह. तो गवर्नमेंट के पास 2 टूल्स होते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट 2 चीजों को यूज करती है, एक टैक्स, एक सब्सिडी. टैक्स क्या होता है? टैक्स मीन्स ऐसी कंपल्सरी पेमेंट विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल आर लाइबल टू पे दैट. इसको टैक्स को लगाने का जो सोल राइट है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास होता है, कंट्री की सरकार के पास होता है, एंड पीपल, हम जैसे सारे ही लोग, कोई भी हो देश का कोई भी पर्सन हो, वी आर लाइबल. ये हमें देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हैं इसको. ठीक है, मना करते हैं तो ये इलीगल एक्ट है, मतलब पनिशेबल है, मना नहीं कर सकते. तो टैक्स गवर्नमेंट लगा के क्या करती है? मनी इकट्ठा करती है, उसी मनी से गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसी से सारे काम चलते हैं. पैसे कहाँ से आएंगे? उसी से आते हैं. ठीक है, ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट कई कामों को एनकरेज भी करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, कंसेशंस देती है. कंसेशन जैसे हम कह लें
कि जो बच्चा 95% मार्क्स ज्यादा या उससे ज्यादा लाएगा उसको फी में कंसेशन दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक प्रमोट करने का एक तरीका है, एनकरेज करने का एक तरीका है। यहाँ गवर्नमेंट जिन चीजों की प्रोडक्शन ज्यादा करवाना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उनको सस्ता करती है। अब वो सस्ता कैसे करते हैं, जैसे घरों में हम लोग किचन में गैस सिलेंडर जो यूज करते हैं, अब तो ये खत्म हो रहा है, बट पहले क्या होता था, वो जो गैस का सिलेंडर है जितने भी रुपयों का हमें मिलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। मतलब अगर हमें 400 रुपए का मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को वो 400 का पड़ा, गवर्नमेंट को हो सकता है 700 800 का पड़ा हो, खरीदने में मिला हो उनको, बट वो ऑयल कंपनी को कहते हैं, इंडियन गैस वालों को या भारत गैस वालों को, जो भी कंपनीज हैं, कि आप इनको लोगों को 400 रुपए में बेचो, आपका जो 300 रुपए का नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ऐसी जो सहूलत है उसको कहा जाता है जो लोगों को कंसेशनल रेट के ऊपर मिले, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की भी जरूरत की चीज या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से, किस चीज पे देना चाहते हैं या नहीं, कोई कंपेल नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है प्रमोट करने के लिए कुछ कामों को, और कई बार कई चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स भी लगा लेती है। मतलब उसका डिस्क्रिशन है, उसका प्रेरोगेटिव है, उसका राइट है, जो मर्जी कर सके। यहाँ पर हमने इतने डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना कहना है कि जिस भी कमोडिटी की वी आर टॉकिंग, जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, अगर उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्स, देन व्हाट विल हैपन टू इट्स सप्लाई। कोई फर्म कुछ बना रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया या टैक्स का रेट बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, प्रोड्यूसर को पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कम प्रोडक्शन कर पाएगा, कम प्रोडक्शन करेगा मतलब कम सप्लाई होगी, सप्लाई विल बिकम लेस। ऑन दी अदर साइड, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है सब्सिडी, कंसेशन देती है, प्रमोट करना चाहती है, तो देन कॉस्ट कम हो जाएगी, अगले की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अगले की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है तो सप्लाई विल बिकम लेस, और अगर गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, कंसेशन देती है, डिस्काउंट्स देती है, रियायत देती है, किसी तरीके से सब्सिडीज देती है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी, इसके ऊपर आप नाम लिख सकते हो, टैक्स एंड सब्सिडी की जगह गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट वाले जो 3 हैं उनको आप एक ब्रैकेट में कर लो, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल। बट अगर कभी कहीं लिखना पड़े तो उनको नहीं लिखना, आपने पहले वालों को ही लिखना। ठीक है, फर्स्ट एक है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर का मतलब होता है कि पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी नेचर का काम हम कर रहे हैं। आपने 9th 10th तक आपने पढ़ा है, देयर आर 3 सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी, स्ट्रक्चरली 3 सेक्टर्स होते हैं, वन इज प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। ठीक है, अच्छा अब आप बड़े सच्चे मन से सोच के बताओ, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो नेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है? प्राइमरी, फार्मिंग का काम हो गया या फार्मिंग से रिलेटेड काम हो गए, वो सारे नेचर के ऊपर ज्यादा उनका है। कैन वी पीपल कंट्रोल नेचर? आज मोहित थापर का मन करे बारिश पड़ जा, तो बारिश हो जाएगी? नहीं होगी। हार्दिक गुप्ता के आज स्कूल जाने को मन नहीं करता, तो बारिश हो जाए? नहीं होगी, हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसको काबू नहीं कर सकते। जो नेचर है अनसर्टेन है। ठीक है, तो इसका मतलब नेचुरल, जो नेचुरल बिजनेसेस हैं, नेचुरल बिजनेस का मतलब है जो काम नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे मेन डिपेंड करता है फार्मिंग का काम। अब वो कैसा होगा, फेवरेबल फैक्टर्स रहेंगे, फेवरेबल नेचर रहेगी कि अनफेवरेबल होगी, हमें नहीं पता। तो जिस समय, अगर ये एग्रीकल्चर से मेन रिलेटेड पॉइंट है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग या टर्शरी सेक्टर वाला काम होता है, वो मैन ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में होता है। फैक्ट्री में कितनी देर मशीन चलानी है, कंट्रोल किया जा सकता है। स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई करवानी है, कंट्रोल किया जा सकता है। दुकान कितने बजे तक खोलनी है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें नेचर का कोई लेना देना नहीं। तो सीधी सी बात, जो काम ह्यूमन कंट्रोल के अंदर होते हैं, वहां पर वी कैन अफेक्ट सप्लाई एज पर अवर विशेस। बढ़ानी है, प्रोडक्शन कम करनी है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट दोज थिंग्स विच आर नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल बट दे आर कंट्रोल्ड बाय द नेचर, तो उनके ऊपर हमारा जोर नहीं चलता, वी कैन नॉट से एनीथिंग। वो नेचर की खुशी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल नेचर है तो देयर विल बी मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, धूप अच्छी पड़ जाए, जितनी की रिक्वायर्ड रेनफॉल है उतनी हो जाए, तो जो वीट की फसल है, कनक की फसल है, अप्रैल तक आते आते बहुत बढ़िया होगी। अगर इस मौसम में बहुत ज्यादा ओस पड़ जाए, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर ना रहे, तो कनक की फसल अच्छी नहीं होगी, आटा महंगा हो जाएगा, कनक महंगी हो जाएगी, वीट महंगा हो जाएगा। इज इट और नॉट? देखते हैं ना, ये हम आम घरों में ही देखते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब नेचर के ऊपर कंट्रोल है।
तो सीधी सी लाइन है यहाँ पे कि जो अगर नेचर फेवरेबल रहती है तो देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स, अगर नेचर अगेंस्ट हो जाती है तो देयर विल बी लेस सप्लाई, काबू नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपने कई बार घरों पे बड़े हमारे कहते होते हैं ना, अभी आप बच्चे हैं, बारिश हो गई, कनक महंगी हो जानी, आमतौर पे बोल देते हैं, सभी घरों में ही बोलते हैं आटा महंगा हो जाना है। तो छोटे होते हमें समझ नहीं आती, इनको क्या पता बारिश का आटे के साथ क्या लेना देना है। तो वो आटे के साथ लेना देना क्यों है? क्योंकि वही हमारा मेन स्टेपल फूड है, घर का मेन होता है खाना पीना, तो मतलब उससे हमारा बजट हिलता है, तो वो नेचर के साथ रिलेटेड है इस करके। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसका मतलब है ये जेसीटी मिल तो है, यहाँ पे कपड़ा भी बहुत बने, पर आसपास कोई रोड्स ना हो, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई जुगाड़ ना हो, कोई अरेंजमेंट ना हो, कम्युनिकेशन का कोई अच्छा खासा अरेंजमेंट ना हो, तो विल दीज पीपल बी एबल टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस देयर टेक्सटाइल टू द मार्केट? आने जाने के साधन ना हो, कोई इतना बढ़िया रोड्स ना हो, इतने बढ़िया कोई ट्रक 4 व्हीलर जैसे भी अपना लोडिंग करते हैं वो चीजें ना हो, कम्युनिकेशन का सिस्टम ना हो, आसपास जो फैसिलिटीज चाहिए वो ना मिले, तो ये अपना सामान बना तो लें बट उसको मार्केट तक लेके आने में मुश्किल होगी। ठीक है, और देखो उसको भी छोड़ो, अपने स्कूल का देखो, स्कूल है यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, आप कहीं दूर से आते हैं, आपको आने के लिए ना स्कूल बस मिले, ना कोई प्राइवेट बस मिले, ना ऑटो मिले, ना कोई और मिले भी तो अपने फिक्स टाइम पे चले, वो स्कूल के टाइम से मैच ना करे, तो कितनी मुश्किल होगी आपको आने में। यहाँ अपना व्हीकल हो नहीं है तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है आना, नहीं अवेल कर सकता। तो ऐसे ही है यहाँ पे कि अगर ट्रांसपोर्ट बढ़िया होगी, डेवलप्ड होगी, कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, तो इट इज इजी फॉर द फर्म टू ब्रिंग इट्स प्रोड्यूस टू द मार्केट, दुकानों तक वो ला सकते हैं सामान, मोर सप्लाई कैन बी मेड इन द मार्केट। बट अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं या कम है या अच्छे से नहीं डेवलप्ड है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट। फैक्ट्री से हम सारे सामान नहीं लेते, हम सारे सामान हम बाजार से लेते हैं, दुकानों से लेते हैं, तो वहां तक सामान आना भी चाहिए। जब वो आएगा कब? अगर ये सारे मीन्स अच्छे से डेवलप्ड होंगे। ठीक है, लास्ट है एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। ये पॉइंट वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए, ये एक आगे लेसन है उसमें आना चाहिए। स्टिल आई टेल कि अगर कोई प्रोड्यूसर्स आपस में मिल जाते हैं तो मिल के वो बना लेते हैं। हार्दिक बहुत हृदय से बातें कर रहा है, मोहित की बातें उसको बहुत असर डाल रही है, उसके ऊपर मन मोह रही है, तो पहले मुझे सुन लो, आपस में बाद में डिस्कस करना। डजंट लुक नाइस, बीच में नहीं अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कहते हुए ज्यादा खुशी नहीं होती है। एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, समटाइम्स दे कम्पीट, समटाइम क्या, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम्पीट विद ईच अदर, कॉम्पिटिशन ही होता है। एवरी प्रोड्यूसर कम सेलर ही वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। कोई भी एक दुकानदार दूसरे के दुकानदार के ज्यादा कस्टमर देके खुश नहीं होता, हर कोई चाहता है मेरा सामान ज्यादा बिके, मेरी शॉप पे ज्यादा लोग आए, कंपटीशन तो होता ही है। बट अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, कट थ्रोट कंपटीशन की बजाय आपस में मिल जाए, मिल के बना लें अपना एक ग्रुप, अपना एक धड़ा बना लें, अपना एक कार्टल, कार्टल मतलब ग्रुप बना लें, इकट्ठे हो जाए, तो अब आपस में कम्पीट करने की बजाय अब आपस में बड़े प्यार से और सहमति से, कॉपरेशन से काम करेंगे। अब उनका इकट्ठे होना लोगों के लिए नुकसानदायक है, अब वो इकट्ठे होकर ज्यादा प्राइस भी कर सकते हैं, लोगों मतलब कस्टमर्स के लिए तो नुकसान की बात है, वो मिलके ज्यादा प्राइस आपस में डिसाइड कर ले तो भी कुछ हो सकता है, मतलब उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर कार्टल नहीं बनाते हैं, ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो भी ठीक है, जिसका जो है वो चलता रहेगा। बट यहाँ पे ये पॉइंट सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे आप पढ़ोगे, मार्केट कई तरह की मार्केट्स होती हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, थोड़ा सा बताया था, मोनोपोली होती है, एक मोनोपोलिस्टिक होता है, एक ओलिगोपोली होती है, एक ड्यूओपोली होती है, और भी कई तरह की होती है। तो ये पॉइंट आई थिंक यू शुड लीव दिस पॉइंट हियर, क्योंकि इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है सप्लाई वाले के साथ मतलब सुटेबली यहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस पॉइंट को यू कैन स्किप। ये पॉइंट आएगा जब हम मार्केट वाला लेसन करेंगे, तब ये बात आपको क्लियर होगी उस समय, अभी के लिए छोड़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। नेक्स्ट है, अब अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए साथ में, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, सो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज मेंट बाय शेड्यूल? शेड्यूल मींस टेबल। ठीक है, कॉफी चाहिए? उठिए, नहीं नहीं उठो,
अपना बैग लो, बैग ले आओ इधर, अपने आप में करो। तो शेड्यूल मीन्स टेबल, ठीक है। अब कौन सा टेबल, वो दो तरह के टेबल हो सकते हैं, दैट टेबल विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब ये भी टू टाइप्स की, अगर सप्लाई इज ऑफ टू टाइप्स तो शेड्यूल भी टू टाइप्स का होगा, कर्व भी टू टाइप्स की होगी। तो फर्स्ट का नाम है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मीन्स दैट टेबल विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी मेड बाय ए सिंगल फर्म। जैसे हम सिंगल कंज्यूमर कहते हैं, तो ऐसे यहाँ पे कहना सिंगल फर्म। एक सेलर कितनी सप्लाई करता है एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से, यहाँ लिखना है सप्लाई और प्राइस, सॉरी मैंने डायग्राम पहले स्टार्ट करते हैं, पहले टेबल करते हैं। प्राइस इन रुपीस, सप्लाई ऑफ कोई चीज, मतलब जो आपका देख करता है, एनी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी। This presentation is nothing else but a supply schedule. It is a table. This table is showing the relation between two things. This table is showing relation between two things. कौन सी two things है? एक है price of the product, एक है supply of the product. पेन लिखना, पेंसिल लिखना, जो मर्जी लिखना। Price है 2 rupees, supply is of 5 things, 5 units. 4 rupees है तो ये 10, it is increasing. ठीक, तो लाइन क्या बनती है हमारी, डिफाइन कैसे करेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मींस दैट टेबल which shows the relation between price and supply of a commodity made by a single firm या single seller. ये कोई एक पर्सन है, हम लोग उसका नाम रख देते हैं ए, फर्म ए या सेलर ए, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। ये ए सेलर है, ए शॉपकीपर है, वो इस तरह से बेचता है, तो ये कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। अच्छा, कल हमने एक बीच में टर्म आई थी जो छोड़ी थी, क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई, एक बीच में पैरा आया था ना, छोड़ दिया था मैंने एट दैट टाइम, अब वो समझ लीजिए। इफ आई से ये सेलर है, डियर अंश, अंश है एक सेलर, दुकानदार है ये, या फर्म है इसकी कोई, 4 rupees प्राइस के ऊपर ही wants to sell या he is ready to sell 10 units, सिर्फ इसकी बात करें, 4 rupees प्राइस के ऊपर he is ready to sell 10 units, तो ये 4 और 10 इतनी वैल्यू कौन देंगे? क्वांटिटी सप्लाई। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी देना चाहता है, बेचना चाहता है इंडिविजुअली पर्टिकुलर, तो कहेंगे ये 4 और 10, इसको कहेंगे क्वांटिटी सप्लाई। 10 यूनिट्स है क्वांटिटी सप्लाई, कब? व्हेन प्राइस है 4 रुपीस। ठीक। अच्छा, ऑन द अदर साइड जसकरण सिंह, दूसरा कोई सेलर है, बी सेलर है कोई, ये 8 रुपीस प्राइस के ऊपर ही इज रेडी टू सेल 20 यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 20, इसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड इज 20 यूनिट्स एट 8 रुपीस प्राइस, मतलब किसी एक प्राइस के ऊपर, कोई भी हो सकता है, चारों पांचों में से कोई भी एक, इंडिविजुअली किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो 6 के ऊपर अगर कोई 15 यूनिट्स बेचता है तो इसको कहेंगे क्वांटिटी सप्लाई। 2 रुपए के ऊपर 5 चीजें बेचता है, क्वांटिटी सप्लाई। कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इनमें से कोई भी एक ले लो, वो कहलाएगा क्वांटिटी सप्लाई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज quantities supplied at different price levels, ये अलग ऐसे टेबल ही बना दें तो ये पूरे को कहेंगे सप्लाई। इसमें से किसी एक का इनपुट करें, किसी एक को नहीं, तो क्वांटिटी सप्लाई। अगर हम सारे की बात करें, इकट्ठे की बात करें, तो कहेंगे सप्लाई। सप्लाई मतलब एट डिफरेंट प्राइसेस व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल बाय ए सेलर। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कौन कितना बेचना चाहता है तो कहेंगे सप्लाई है, उस बात को कहेंगे सप्लाई। 4 रुपए प्राइस के ऊपर ही वो 10 चीजें बेचना चाहता है, इसको कहेंगे क्वांटिटी सप्लाई। पर्टिकुलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी सप्लाई, सारी एट डिफरेंट प्राइसेस वो सप्लाई। ऐसे ही डिमांड वाला था, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितना लेना चाहता है, क्वांटिटी डिमांडेड। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कोई कितना लेना चाहता है, वो डिमांड, उसको सीधा डिमांड।
सेम थिंग इज हियर। अच्छा, अब ये है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर नहीं होता है, कई सारे होते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि 2 सेलर्स है मार्केट में, तो अगला शेड्यूल बनाते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दैट मीन्स market supply schedule means relation, that table which shows the relation between price and supply of a commodity made, supply of a commodity made by all the sellers, सारे ही जितना बेचने को रहते हैं, made by all the firms या all the sellers। अब हम assume कर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर बहुत सारे लिखने लगोगे तो सारा साल उसी में लिखने में निकल जाएगा। मान लो 2 है, 3 लिखने, 3 आपकी मर्जी है। फर्स्ट सेलर का नाम है ए, फर्म ए या सेलर ए। ओके, भाई टेबल बना लीजिए, प्राइस सप्लाई ऑफ जो भी लिखना है आपने। मान लो मैंने 3 ले लिए, ठीक है, आपने ये 2 में काम निपटा रहे हो, 3 ले लेते हैं, मर्जी है आपकी, फर्क नहीं पड़ता। प्राइस वही है, चीज भी एक ही है, पेन नहीं है, तीनों सेलर्स पेन ही बेच रहे हैं ये सारे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये एक कमोडिटी की बात होती है। अब जो सेलर ए है वो 2 रुपीस प्राइस के ऊपर वो 5 यूनिट्स 5 पेन बेच रहा है, बेच सकता है या बेचना चाहता है। 4 के ऊपर ये, 6 के ऊपर सो है। पहले तो इसको देखकर सीधा ही पता चलता है देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव है, ज्यादा ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ज्यादा बेचेगा। अच्छा, दूसरा सेलर है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है उसके लिए कोई गवर्नमेंट का कोई बीच में दखल नहीं, कोई किसी का कंपल्शन नहीं, अगले की मर्जी, जितना मर्जी सामान बेचे, ठीक है। सेकंड जो सेलर है वो 2 रुपीस प्राइस के ऊपर वो 10 चीजें बेचने के लिए तैयार है, वो इतनी उसकी मर्जी है, वो 10 चीजें बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है। 4 के ऊपर वो 15 पेन्स बेचने को रेडी है, एंड सो। अब तीसरा कोई थर्ड सेलर है, थर्ड दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, वो 2 रुपए प्राइस उसको अच्छा नहीं लगता, वो ही इज नॉट वेरी हैप्पी, 2 रुपए में तो कुछ बनता ही नहीं उसका मन करता, वो 2 रुपीस प्राइस के ऊपर ही डजंट वांट टू सेल एनीथिंग। तो जीरो का मतलब वो नहीं बेचना चाहता। कोई जाके उसको कहे 2 रुपए में सामान मिलता है, वो कहता है जहाँ से मिलता है वहां से ले लो, मैंने नहीं देना। कई बार क्या ही देते हैं ना दुकानदार को, हम जाके ज्यादा ही होशियारी दिखाते हैं, वो कहता है अच्छा बहन जी तो मिलता है तो जाके ले लो, सीधा ही तड़ाक करके जवाब देता है ना, तो पेंजियां भी आ जाती है वापस चुपचाप। तो ऐसे ये नहीं बेचना चाहता, उसकी मर्जी 0, ठीक। तो इसको नहीं सूट करता ये 2 रुपए प्राइस। जब 4 रुपीस होता है, अब ये खुश है, ठीक है थोड़ा ज्यादा हो, अभी आगे सप्लाई कर, ठीक। सभी को अपने प्राइस और सप्लाई का रिलेशन देखो, इसका फिर इसके साथ में प्राइस का इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन। तो ये जो शेड्यूल बना, दिस विल बी नोन एज मार्केट शेड्यूल। एक कभी कॉलम रह गया, सबको क्या करना पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ेगा सबको। मार्केट सप्लाई विल बी, मार्केट सप्लाई विल बी ए प्लस, करिए आप अपनी कॉपी पे, ए प्लस बी प्लस सी। Total supply at 2 rupees price in the market will be 5 plus 10 plus 0, 15. Total supply at 4 rupees price in the market will be 10 plus 15 plus 5, 30. 6 rupees price के ऊपर total supply 45. 8 rupees price के ऊपर 60. ये बनाना टोटल, ठीक है। तो ये सप्लाई, मार्केट सप्लाई और प्राइस, अगेन इनका भी रिलेशन वही है, पॉजिटिव ही है, डायरेक्टली नहीं। तो ऐसा कोई शेड्यूल बने, ये क्या रहता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब ये थर्ड वाले को मैंने वैसे लिख दिया 0 का बताने के लिए, अदरवाइज आप 2 ही सेलर बना लो, टाइम इतना है पेपर में, मतलब टाइम नहीं होता है, शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 0 वाला है, ये मानता है 2 रुपीस प्राइस को, बुक में एक नाम दिया हुआ है रिजर्व्ड प्राइस। रिजर्व्ड प्राइस इस सेलर के लिए, सी सेलर के लिए रिजर्व्ड प्राइस का मतलब है कि ही इज नॉट रेडी टू सेल एट 2 रुपीस प्राइस।
₹2 या इसके कम के ऊपर वो बेचने को रेडी नहीं है, उसको सूट नहीं करता है, उसका मन नहीं करता है, ही इज नॉट रेडी, तो वो ₹2 को मानता है रिजर्व प्राइस भी कम से कम इतने से ज्यादा होना चाहिए तो मैं बेचूंगा। ₹2 से ज्यादा कुछ भी हो तो वो बेचेगा, तो ₹2 क्या कहलाएंगे फिर रिजर्व्ड प्राइस पे, इतने के ऊपर वो नहीं बेचेगा या इससे कम के ऊपर नहीं बेचेगा, इससे ज्यादा कुछ भी हो तो ही इज रेडी, ही इज हैप्पी, वो बेच सकते हैं। ठीक, आगे करेंगे सप्लाई कर्व नेक्स्ट पीरियड में। चलो जी बेटे, अभी बेल हैज गॉन, आई एम एंडिंग द मीटिंग।